दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी शुरू हो गई है। औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है, लेकिन यह तीसरी पारी दरअसल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पारी नहीं, यह तीसरी पारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जो बुनियाद 1998 में डाली गई थी, उस बुनियाद का एक नया संस्करण जो तीसरी पारी के रूप में लोग उम्मीद कर रहे थे, वो तीसरी पारी की झलक मंत्रालय के बंटवारे के साथ नहीं आई है। कल्पना कीजिए, क्या चंद्रबाबू नायडू सिर्फ नागरिक उड्डयन मंत्रालय लेने के लिए कैबिनेट में आए थे और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी क्या सिर्फ पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए आई थी? ये सारे सवाल मौजूदा दौर में इसलिए मौजूद होते जा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार कब तक टिकेगी, ये चर्चा अब बदलकर यहां तक आ गई है, खासकर कैबिनेट में बदलाव के बाद, कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद, कि नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक बचेगी, कब तक टिकेगी, कब तक बचेगी, और उससे आगे बढ़कर देखें तो सरकार कब गिरेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सरकार कब गिरेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सरकार कितना गिरेगी। बात दरअसल मंत्रालयों में, बंटवारों में सहयोगी दलों के साथ जो आज हुआ, जिस तरह से कैबिनेट की लिस्ट आई, उसको देखने के बाद साफ हो गया कि सहयोगी दलों के साथ बराबरी का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कल्पना कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार की, वो भी एक गठबंधन सरकार थी। कल्पना कीजिए, याद करिए, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार की, वो भी एक गठबंधन सरकार थी। और जरा याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार को, जिसमें लालू यादव और ममता बनर्जी के पास रेलवे जैसे मंत्रालय थे, संचार जैसे मंत्रालय डीएमके के पास हुआ करते थे। आज क्या मिला? आज पशुपालन, मत्स्य पालन और पंचायती राज ललन सिंह को मिला है। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा लोकसभा के सबसे बेहतरीन सांसदों में से एक, लेकिन ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अश्विनी वैष्णव रेलवे और सूचना प्रसारण भी दिए जाने की बात हो रही है। ठीक इसी तरह से चिराग पासवान के साथ तो बड़ा खेल हो गया। चिराग पासवान 5 सांसदों की पार्टी के नेता, मिला क्या? क्या इसी के लिए वो इस सरकार में आए थे? क्या इसी के लिए वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर एक दौर में नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल रहे थे? दरअसल इस सत्ता में, और सत्ता का जो मिजाज है, उसमें साफ जाहिर होता है कि चाहे बीजेपी के अंदर हो या बीजेपी के बाहर हो, इस्तेमाल करो और फेंको, और सहयोगी दलों के लिए कम से कम राजनीतिक स्पेस छोड़ो। इसी रणनीति पर यह सरकार चलती है। इसी रणनीति पर नरेंद्र मोदी की पूरी चुनावी बिसात और सत्ता की बिसात टिकी हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या यह स्ट्रेटजी सत्ता को टिकाए रखने के लिए कारगर है? वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से 32 सांसदों की संख्या कम है, और इन 32 सांसदों के लिए उनकी निर्भरता किस पर है? एकनाथ शिंदे की पार्टी पर है। उन्हें कैबिनेट में ही जगह नहीं मिली है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ये निर्भरता नीतीश कुमार की पार्टी पर है, यह निर्भरता चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर है। बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इस सरकार के ऐसे पहिए हैं जिन पहियों के छिटक जाने से नरेंद्र मोदी के नाम के आगे नेता प्रतिपक्ष का पदनाम लगते देर नहीं लगेगी, प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन तमाम बड़े मंत्रालयों पर नजर डालने के बाद यह साफ हो जाता है कि टॉप 4 यानी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये चारों बीजेपी ही चलाएगी और चारों पुराने मंत्री ही रहेंगे। रेलवे और मानव संसाधन, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, रेलवे, शिक्षा, हाईवे, ये सब बीजेपी ही चलाएगी। जहाज रानी मंत्रालय बीजेपी ही चलाएगी। ठीक इसी तरीके से कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय बीजेपी ही चलाएगी, कानून मंत्रालय बीजेपी ही चलाएगी, संसदीय कार्य मंत्रालय बीजेपी ही चलाएगी। तो सहयोगी दलों को क्या मिला? क्या सहयोगी दल नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए आए थे? वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसमें एकमात्र सरकारी कंपनी एयर इंडिया पहले ही बिक चुकी है। तो आखिर सहयोगी दलों को जिस प्रकार से आज निपटाने की कोशिश हुई है, उससे निपटाने की कोशिश के बाद
जनता दल यूनाइटेड कब तक किस गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी, चंद्रबाबू नायडू कब तक खड़े रहेंगे। स्पीकर की मांग को लेकर उनकी पार्टी अड़ी हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी रेलवे को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन वो मंत्रालय उन्हें दिए नहीं गए। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए अड़ी हुई है और तत्काल भंग कर महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ चुनाव कराने के लिए अड़ी हुई है। लेकिन मिला क्या, नीतीश कुमार के पटना पहुंचते ही दिल्ली में ललन सिंह को उम्मीद के मुताबिक मंत्रालय नहीं दिया गया, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को उम्मीद के मुताबिक मंत्रालय नहीं दिया गया, चिराग पासवान की पार्टी को उम्मीद के मुताबिक मंत्रालय नहीं दिया गया और अजीत पवार की पार्टी ने तो पहले ही शामिल होने से इनकार कर दिया। उनकी दूसरी दुविधा है, उनकी पार्टी से राज्यसभा सांसद जिनकी सरकार बनाने बिगाड़ने में कोई भूमिका नहीं है, प्रफुल्ल पटेल, वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, उन्हें राज्य मंत्री ऑफर किया जा रहा था, वो किनारे हो गए। और दूसरे सांसद जो लोकसभा से इकलौते जीत कर आए हैं, सुनील तटकरे, उनके लिए जगह नहीं बन रही थी। तो क्या सुनील तटकरे वापस शरद पवार के साथ चले जाएंगे? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में खड़े हो रहे हैं जब पहली बार 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। पहले सत्र में स्पीकर का चुनाव होना है, वही स्पीकर का चुनाव जिस स्पीकर के पद के लिए टीडीपी अड़ी हुई है। और उसके साथ साथ धन्यवाद प्रस्ताव भी राष्ट्रपति का अभिभाषण यदि हुआ तो उस पर हो सकता है। और उसके बाद बजट की 114 या उससे ज्यादा मांगों पर एक एक कर वोटिंग होनी है। हर दिन एक तरह से सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट है। राष्ट्रपति ने तो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा, राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब बहुमत साबित करने के इतने मौके हों तो उस मौके के इस्तेमाल के पहले सहयोगी दलों को नाराज कर देने की रणनीति क्या इस सरकार पर भारी पड़ने वाली है? साफ दिखाई देता है कि जनता दल यूनाइटेड, एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद, पार्टी उनकी भले ही ना जाए लेकिन उनकी पार्टी के सांसद और टीडीपी, यानी कुल जमा इन तीनों पार्टियों के सांसदों की संख्या आप देखें तो ये 35 एमपी होते हैं। और इन 35 में 30-32 भी यदि चले गए, अगर शिंदे गुट के लोग 5 लोग कम से कम चले गए, जो 2/3 होते हैं, शिंदे गुट के 5 लोग वापस उद्धव ठाकरे के साथ चले गए और नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस गठबंधन से बाहर निकल गई, तो कल को इंडिया की सरकार होगी देश में। और उस इंडिया की सरकार की बुनियाद आज कैबिनेट गठन के साथ रख दी गई मालूम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार सहयोगी दलों को जो झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है, उस झुंझुने से बेहतर ऑफर तो उन्हें बाहर से मिल रहा है। क्या कहा था केसी त्यागी ने? प्रधानमंत्री पद का ऑफर है, प्रधानमंत्री पद का ऑफर है। वो पार्टी भला पंचायती राज और मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग लेने के लिए कैबिनेट में है, जिसके पास लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े पद विपक्ष थाली में लेकर बैठा हुआ है। क्या वो नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए उनकी पार्टी सरकार में आई है? ये तमाम सवाल इस सरकार की स्थिरता पर संदेह पैदा करते हैं। ये सरकार जब तक टिकी हुई है तब तक राम भरोसे टिकी हुई दिखाई देती है। कब ये सरकार कोलैप्स कर जाए, कब इस देश में वैकल्पिक सरकार के लिए राष्ट्रपति को अलग अलग दलों से बातचीत करनी पड़ जाए और कब इस देश में वैकल्पिक सरकार का खाका संसद के अंदर और संसद के बाहर राष्ट्रपति भवन में पेश कर दिया जाए, आज वो रास्ता खुल गया। और इस रास्ते के खुलने के बाद जो झोला उठने की कवायद लोकसभा चुनाव में कही जा रही थी, वो झोला लोकसभा चुनाव में जो उठते उठते बच गया, आज उस झोला उठाने की मुकम्मल तैयारी क्या सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने खुद अपने हाथों से कर दी है? कई महत्वपूर्ण सवाल एक साथ इसमें आकर जुड़ गए हैं कि क्या एक दल की सरकार की तरह गठबंधन सरकार को चलाने की मानसिकता, क्या इस मानसिकता के साथ सरकार चलेगी? चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, वही मंत्रालय जो उनके पिता को दिया गया था, वही मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया है जो उनके पिता को तब दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ अकेले बहुमत में थी। तो क्या उसी मंत्रालय के साथ के लिए वो आए हैं? चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सांसद अशोक गजपति राजू को नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला था। क्या आज भी
जब सरकार के पास, अपनी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वही मंत्रालय मिलेगा। देखते जाइए होता क्या है। इस सरकार की स्थिरता पर पहले दिन से संदेह है और इस संदेह को देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि खेल नीतीश कुमार की पार्टी के साथ करने की कोशिश की गई है, खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ करने की कोशिश की गई है और एकनाथ शिंदे के सांसद तो पहले से ऐसा लगता है कि कुछ बड़े खेल के लिए तैयार ही बैठे हैं। अजीत पवार गुट के सांसद किसी बड़े खेल की आहट पहले से ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह सरकार कब तक टिकेगी? पहले सत्र में ही यदि यह सरकार धाराशायी हो जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो देखते जाइए। सरकार को हमारी तरफ से शुभकामना, नए कैबिनेट को हमारे दर्शकों की तरफ से शुभकामना। लेकिन इस नए कैबिनेट के टिके रहने के, नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के टिके रहने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते, क्योंकि ये सरकार अब भी व्यवहार में एनडीए की नहीं, बीजेपी की सरकार ही नजर आ रही है। और बीजेपी की सरकार 240 सांसदों के बूते टिक नहीं सकती, उसे 272 के लिए सहयोगी दलों के साथ बड़े मंत्रालय बांटने होंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने रक्षा और रेल मंत्रालय उस वक्त की जनता दल यूनाइटेड की पुरानी संस्करण समता पार्टी को दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार को। कई बड़े मंत्रालय डीएमके और उसके पहले एआईएडीएमके जब सरकार में थी उसे दिया था, शिवसेना को दिया था, सुरेश प्रभु को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। लेकिन इस सरकार में मंत्रालय भूल जाइए। इस सरकार में बस टोकन रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए यदि सहयोगी दलों को मंत्रालय दिया गया है तो तय मानिए कि यह सरकार लंबे वक्त तक टिके रहने का जज्बा दिखाने नहीं, सहयोगी दलों को उनकी हैसियत दिखाने में ज्यादा यकीन रखती है। लेकिन आज की तारीख में सहयोगी दल उनको अपनी हैसियत दिखाने की स्थिति में आ गए। देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।